दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। तो जनरल साइंस के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का ये हमारा चौथा सेशन है जिसमें हम 50 मोर जो है वो एमसीक्यूज कवर करेंगे। और इस टॉपिक में हम सेल और साथ में टिश्यूज और इनसे रिलेटेड जो यानी बीमारियां हैं कुछ, उनके बारे में हम जानेंगे। आपको याद दिलाने के लिए, हम पहले से जो है वो 3 सेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हम टोटल मिला के 150 एमसीक्यूज जो है वो हम देख चुके हैं। तो अगर आपने वो सेशंस मिस आउट कर दिए हैं या आपने नहीं देखे तो आप उन्हें जो है वो देख सकते हैं इस चैनल की। आप जो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे जो जनरल साइंस या जो एवरीडे साइंस की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आपको देख सकते हैं। और इस सेशन के एंड में भी आपको वो प्ले लिस्ट जो है वो नज़र आ जाएगी। तो हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह हम पहले करते आए हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यानी क्लियर हो। और आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की, जब आप टेस्ट में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको आंसर ढूंढने में जो है वो कोई मुश्किल ना हो। तो क्रैमिंग हमारा फोकस नहीं है, हम चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए वन वर्ड आंसर और साथ में हम उस हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। तो बहरहाल चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इसमें हम सेल और टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। तो नंबर 1 है, डैश आर डिफाइंड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये सेल्स को कहा जाता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो सेल से होती है। यानी वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, और इसी तरह से कीड़े मकोड़े हों, जो भी हों, यानी वो सिंगल सेल्ड या जिन्हें हम यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर, जिनमें के काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो हर तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ज़िंदगी की शुरुआत सेल से होती है। इसीलिए सेल जो है उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल से आगे टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज से आगे आर्गन बनता है, और इसी तरह से आर्गन मुख्तलिफ आर्गन से मिलते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। और जब सिस्टम्स मिल जाते हैं, कोई 5, 6, 7, 8 जितने भी हों, तो फिर उनसे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। नंबर 2 है, सेल इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज व्हिच मींस। ये लातिनी जुबान का लफ्ज़ है जिसकी माने है स्मॉल रूम, यानी छोटा एक कमरा। क्योंकि सेल बहुत बारीक होता है, उसे हम आम आंख से या खुली आंख से नहीं देख सकते, तो इसीलिए वो वैसे ही काफ़ी छोटा है। तो उसकी मीनिंग भी जो है वो ऐसे ही है, स्मॉल रूम यानी। नंबर 3, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल की स्टडी को, उसको बायोलॉजी की एक अहम ब्रांच है, उसमें पढ़ा जाता है। नंबर 4 है, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो ये रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने पहली दफ़ा सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, 1665। तो नंबर 5 है, टिश्यूज टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज व्हिच मींस। तो टिश्यू लातिनी जुबान का लफ्ज़ है जिसकी माने हैं वोवन। वोवन जो है यानी बुनाई को कहते हैं, पास फॉर्म है ये वीव का। आपने देखा होगा जिस तरह कालीन की बुनाई की जाती है, या जो स्वेटर्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं हाथ से उसकी, तो उस अमल को बुनाई कहा जाता है। वैसे इसको जो है यानी वीव जो है बुनाई के अलावा इसको जो है वो फोल्ड भी कहा जाता है, किसी चीज़ को यानी मोड़ना। तो यानी टिश्यू एक फोल्डेड फॉर्म में जिस तरह से होते हैं, तो इसलिए ये मीनिंग उसके साथ काफ़ी मिलती जुलती है। नंबर 6 है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज। तो इसकी स्टडी को जो है वो हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और ये भी बायो की अहम ब्रांच है साइटोलॉजी की तरह। नंबर 7 है, प्लांट्स ट्रांसपायर थ्रू। ट्रांसपायरेशन का एक अमल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो है वो जब खाना बना रहे होते हैं तो वो सूरज की रोशनी जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं डे टाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खा रहे होते हैं, और साथ में वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं दिन के वक्त में। तो इस अमल को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, और ये पौधों में स्टोमेटा के जरिए होती है। स्टोमेटा छोटे सुराख होते हैं जो पत्तों में वो होते हैं, और स्टोमेटा जो है ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगल फॉर्म जो है वो स्टोमा है। नंबर 8 है, इन प्लांट्स डैश कैरीज वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो ये जाइलम है, जाइलम के जरिए पौधा जो है वो पानी और उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो ले रहा होता है जड़ों से, यानी रूट से लेके पूरे पौधे तक वो इस तरह से पहुंचते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट से मुराद है कि साल्ट या फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाशियम जो पौधों को चाहिए होते हैं, तो ये जाइलम के जरिए जा रहे होते हैं। नंबर 9 जो है, फूड थ्रू आउट द प्लांट इज कैरीड बाय। ये फ्लोएम होता है जो यानी पूरे पौधे में जो है वो फूड मुहैया कर रहा होता है। नंबर 10 है, जेनेटिक मटेरियल इज कंटेन थ्रू। तो जीन जो है
ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बुनियादी तौर पे जो सेल का न्यूक्लियस है वहाँ पे ये होती है, और उसमें अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आपको पता है डीएनए स्ट्रक्चर। तो नंबर 11 है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल रेस्पिरेशन अकर्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा ही एक अहम हिस्सा है सेल का, इसके बारे में हम आगे कुछ और एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो ये रेस्पिरेशन जो है वहाँ पे हो रही होती है। नंबर 12 जो है, द लास्ट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन प्रोसेस इज। तो ये साइटोकाइनेसिस है, जो आखिरी डिवीजन है सेल की। ये आमतौर पे आप देखते हैं एनिमल सेल में। तो माइटोसिस एंड मियोसिस का जो प्रोसेस है, जिसमें प्रोफेज और इसी तरह से फिर एनाफेज और इसी तरह से मेटाफेज एंड टेलोफेज, तो ये आखिर में जो है इसकी स्टेज है जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसमें एक सेल जो है वो डाटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी एक सेल से 4 सेल जो है वो बन जाते हैं। इसी तरह से नंबर 13 जो है, डैश सेल्स है प्रॉपर न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिन्हें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यानी एनिमल और प्लांट सेल जो है। इसी तरह से नंबर 14 जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट पजेस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें वायरस और इसी तरह से इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये आमतौर पर यूनिसेल्युलर इनको कहा जाता है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या इसी तरह से एमोबिया है। नंबर 14 है, नंबर 15 है, बाइनरी फ्यूजन इज अ सेल डिवीजन प्रोसेस दैट डिवाइड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस एंड मियोसिस होती है, सेल डिवीजन। यहाँ पे जो है ये इसको हम स्पेसिफिक टर्म यानी बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है, जिसके जरिए ये सेल की डिवीजन होती है, और एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। नंबर 16 है, माइटोसिस एंड मियोसिस इज अ सेल डिवीजन प्रोसेस दैट डिवाइड्स यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स में जो एक सेल से यानी दूसरे सेल बनते हैं उसको माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस कहा जाता है, जबकि प्रोकैरियोट में जो है वो बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। नंबर 17 है, साइटोप्लाज्म इज ओनली फाउंड इन। तो साइटोप्लाज्म जो है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, यानी एनिमल्स और जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें ये पाया जाता है। नंबर 18, व्हेन टू गैमेट्स फर्टिलाइज ईच अदर इट फॉर्म्स जाइगोट। तो गैमेट्स जो हैं वो मेल और फीमेल के जो खास किस्म के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम स्पर्म और एग कहते हैं। जब एग और स्पर्म आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक जायगोट डेवलप होता है, और जायगोट से फिर जो है वो इस तरह ह्यूमन बींग्स में आप कहें कि एक एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से जो है वो एक बच्चा। तो ये जायगोट का जो प्रोसेस है, ये जब दो यानी गेमेट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं। तो गेमेट्स से मुराद यहाँ स्पर्म और इसी तरह से एग है। स्पर्म मेल की तरफ से आता है और एग फीमेल की तरफ से। नंबर 19, जायगोट इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस। तो जायगोट की माने जो है ज्वाइंट यानी जुड़ा हुआ या योक्ड। तो कोई चीज एक चीज के यानी अंदर जिस तरह से जारी होती है या उसके साथ जुड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है, तो उसे जो है वो जायगोट कहा जाता है। ये यानी यूनानी जुबान का लफ्ज है। नंबर 20, न्यूक्लियर एनवेलप इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग। तो ये प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन होती है, यानी एक सेल जो है उसका जो न्यूक्लियस जो है वो एक तरह से जब यानी टूटना शुरू होता है, और फिर ये प्रोसेस जो है प्रोफेज में होता है, जहाँ पे वो फिर एक सेल से जो है वो यानी 2 सेल्स की तरफ जब सेल जो मूव हो रहा होता है। तो नंबर 21 है कि डैश मेक्स अप द सेल्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। तो ये साइटोस्केलेटन है जो सेल को शेप देता है। उसकी बनावट जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल में मिसाल के तौर पे काफ़ी फर्क होता है। एनिमल सेल जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में आप देखते हैं कि सेल वॉल जो है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये एक यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो साइटोस्केलेटन दे रहा होता है सेल को। डैश इज जेली लाइक फ्लूइड फाउंड नियर सेल न्यूक्लियस। तो ये साइटोप्लाज्म है, ये जेली नुमा एक चीज होती है जो सेल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है या उसके करीब होता है। और भी काफी ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सेल में जो अंदर मुख्तलिफ चीजें पाई जाती हैं उन्हें ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, क्योंकि जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया को दे रही होती है, इसीलिए इसे जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है।
24 है, द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इज अ कोड मेड अप ऑफ, इसमें जो है वो बुनियादी तौर पे 4 केमिकल बेसिस होते हैं, 4, जिनको आप कहते हैं कि ग्वानिन है, साइटोसिन है, थियानिन है और इसी तरह से एजिन है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है और ये 4 कोड्स होते हैं, यानी ये एक केमिकल बेसिस है कि जिसमें वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर हो रही होती है। 25 है, जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो ये हेरिडिटरी जो है, क्योंकि आपको पता है कि जब जो भी एक न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें 50% जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आते हैं वो मदर की साइड से आते हैं और एग्जैक्ट 50% जो है वो फादर की तरफ से आते हैं। तो ये एक यानी जीन है जो हेरिडिटरी है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका कलर, आंखें किस तरह से होंगी, मिसाल के तौर पे बालों का कलर क्या कैसा होगा, शक्ल किस तरह से होगी, तो ये हम इसको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। तो ये जीन है जो एक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। 26 से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सेल न्यूक्लियस आर, इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है, यानी ये एक धागेनुमा स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। 27 है, इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये पेयर्स जो है क्रोमोसोम्स का 23 होता है और ओवरऑल ये 46 होते हैं। 28 है, इन फीमेल्स ओनली डैश पेयर कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड, तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की कॉपी होती है जो फीमेल में मिलती है और मेल जो है उसमें एक्स एंड वाई यानी इस तरह की ये कॉपी होती है। ये जो हमने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं ये वही है। ये 23 जो है वो फीमेल में हमें मिलेंगी और मेल में भी, लेकिन जो वो पेयर होगा फीमेल में वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होगा और जो मेल है उसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होगा। और इसी बेसिस पे डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो यानी जेंडर बता रहे होते हैं बच्चे का, अगर वो एक्स लिखते हैं तो उसका मतलब है कि यानी बेटी पैदा होगी, जब वो एक्स वाई लिखते हैं तो उसका मतलब है कि बेटा पैदा होगा। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन सिंबल भी जो है उसके तौर पे यूज किया जाता है। तो नंबर 30 है, एपिथेलियल कनेक्टिव मसल एंड नर्व्स आर 4 टाइप्स ऑफ, तो ये यानी ह्यूमन टिश्यू जो है उसके टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसी तरह से मसल या मस्कुलर टिश्यू, इसी तरह से नर्व या नर्वस टिश्यू जो है, तो ये ह्यूमन टिश्यू के 4 काइंड्स हैं। 31 है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो वो जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और 32 जो है, एड्स, हेपेटाइटिस, फ्लू एंड चिकन पॉक्स आर, ये सारी वायरल डिजीज होती हैं, यानी ये सेल से रिलेटेड है, यानी सेल को इम्पेक्ट कर रही होती हैं या उनको डैमेज कर रही होती हैं। एड्स एक्वायर इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है और हेपेटाइटिस जो है ये लिवर से ये रिलेटेड है। फ्लू तो नॉर्मल है और चिकन पॉक्स जो है अब इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन ही की जाती है अर्ली स्टेज पे ही, जब बच्चा नया पैदा होता है। तो आजकल आप देखते हैं कि टीकों का कोर्स होता है तो उसमें चिकन पॉक्स का कोर्स जो है यानी उसकी इंजेक्शन भी की जाती है बच्चों को। 33 जो है, प्लाज्मोडियम दैट काजेज मलेरिया इज इंजेक्टेड बाय, तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो है ये केमिकल सब्सटेंस है जो मच्छर जब काटता है इंसान को तो इंसान के अंदर छोड़ देता है, रिलीज करता है, और ये हमेशा फीमेल मॉस्किटो में होता है और वही इसको इंजेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी में, ये मेल मॉस्किटो में नहीं होता। डेंगू इज काज्ड बाय डैश स्पीशीज ऑफ फीमेल मॉस्किटोस, तो ये एडिस जेनस जो है ये इसकी जेनस एडिस जेनस जो है ये खास स्पेशी यानी नस्ल है मच्छरों की जिनकी वजह से डेंगू होता है। यानी ये नॉर्मल मच्छर नहीं है, ये यानी यूं समझ लें कि ट्रॉपिकल है, यानी खास इलाकों में ये होता है। और डेंगू जो है वो आमतौर पर इस तरह का मच्छर है कि उस पर आपको यानी हल्के हल्के ब्लैक जो है वो डार्ट्स नजर आएंगे जो कि आपको नॉर्मल मच्छर पे नजर नहीं आते, और इसी तरह से इनके एग्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। तो बहरहाल जो डेंगू फीवर है वो यानी खास किस्म की फीमेल मॉस्किटो स्पेशी जो है नस्ल जिसको एडिस जेनस कहा जाता है ये उनसे होता है। 35 है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डैश परसेंट ऑफ वाटर, तो 80% साइटोप्लाज्म जो है उसमें पानी होता है और 20% उसमें अदर सब्सटेंसेस या केमिकल्स होते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम आमतौर पर टीबी कहते हैं इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज, यानी ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ये वायरल डिजीज नहीं है
और ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो इंसानी जो फेफड़े हैं, लंग्स, उन्हें अफेक्ट करती है या उन्हें डैमेज करती है। 38 हेपेटाइटिस डिजीज इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द, तो ये यानी लिवर से रिलेटेड है, लिवर टिश्यू। और आमतौर पे इंसान का जो यानी कलेजा है वो डैमेज होता है हेपेटाइटिस में। और हेपेटाइटिस की 5 टाइप्स हैं, ए बी सी एंड डी। ये यानी 5 तरह के वायरसेस होते हैं और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो हेपेटाइटिस सी को माना जाता है, जिसको हम यरकान, काला यरकान कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये वायरस इंसानी लिवर में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होते या एक्टिव नहीं हो रहे होते। कुछ खास किस्म की कंडीशन में ये एक्टिव हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग ज़्यादा शराब नोशी करते हैं यानी अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो उनमें ये चांसेस होते हैं कि उनको इस तरह की डिसीज हो। नंबर 40 है हेपेटाइटिस इज डैश इफ इट रिजॉल्व्स विद इन 6 मंथ्स, यानी अगर हेपेटाइटिस 6 महीने में हल हो जाती है यानी खत्म हो जाती है तो इसको अक्यूट डिजीज कहा जाता है। आमतौर पे जो यानी हेपेटाइटिस ए है और इसी तरह से हेपेटाइटिस जो यानी बी है, ये आमतौर पे जो है जिसे पीला यरकान कहा जाता है, ये खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है और ये कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, तो इसलिए इसे अक्यूट डिजीज कहा जाता है या अक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस इज डैश इफ इट लास्ट लॉन्गर देन 6 मंथ्स, तो इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यानी हेपेटाइटिस सी जो है, काला यरकान, यानी क्रोनिक उसको कहा जाता है जो लंबे अरसे तक चले और अक्यूट उसे कहा जाता है जो कम अरसे तक हो। तो इसीलिए ये, क्योंकि आमतौर पे हेपेटाइटिस सी जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है और इवेंचुअली लोग जो है वो मर जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, इसीलिए इसे क्रोनिक डिजीज कहा जाता है, हेपेटाइटिस सी स्पेशली। 42 जो है डैश फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द यंग प्लांट बॉडी, तो ये एपिडर्मस टिश्यूज होते हैं जो यानी लीफ जो है या जो यंग प्लांट बॉडी है होती है, यानी जब पौधा बिल्कुल यानी छोटा होता है तो उसका बाहर वाला हिस्सा जो है वो बना रहे होते हैं एपिडर्मस टिश्यूज। इसी तरह से डैश ट्रांसपोर्ट यानी फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स इंटरनली, तो ये वस्कुलर टिश्यू है और वस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम, आपको पता है कि न्यूट्रिएंट का मतलब है फूड और फ्लूइड का मतलब है कि पानी, और इस तरह से साल्ट और जो उसके यानी ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनिक्स होते हैं, तो ये यानी वस्कुलर टिश्यू में ही आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इसी तरह से नंबर 44 है यानी जाइलम एंड फ्लोएम आर प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जिस तरह मैंने आपको बताया। 45 जो है डैश मैन्युफैक्चर्स न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्स यानी रिजर्व न्यूट्रिएंट्स, तो ये ग्राउंड टिश्यू होता है जो न्यूट्रिएंट्स में उन्हें मैन्युफैक्चर करा होता है, बना रहा होता है फोटोसिंथेसिस के अमल से, और साथ में फिर उन्हें रिजर्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स के सूरत में, यानी जिसको हम स्टार्च कहते हैं, या जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है आमतौर पे वो ग्राउंड टिश्यू में हो रही होती है। 46 है डैश आर elongated cells that are strong and flexible, तो ये फाइबर्स होते हैं जो आमतौर पे मजबूत भी होते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक तरह से लचक होती है, आप उन्हें मोड़ सकते हैं। 47 है फंक्शंस टू प्रोड्यूस फोर्स एंड काज मोशन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये मसल टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से हम मूव कर रहे होते हैं और हमारे बॉडी में एक तरह से एक मोशन और एक यानी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये मसल टिश्यू जो ज्वाइंट, आमतौर पे जो बोन्स के ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा मसल टिश्यूज आइज में होते हैं, लंग्स में होते हैं, हार्ट में होते हैं। जो चीज़ यानी कंट्रैक्ट हो और एक्सपेंड हो या जो चीज़ मुड़े, जिसको फोल्ड करें, तो वहाँ पे आप समझ जाएं कि ये मसल टिश्यूज वहाँ पे हैं और इनकी वजह से ये यानी अमल हो रहा है। इसी को ये मोशन और एक तरह का फोर्स कह रहे हैं। 48 है organs are then formed by the functional grouping together of, तो ये मल्टीपल टिश्यूज होते हैं और ये मल्टीपल टिश्यूज जब बनते हैं तो उनसे ऑर्गन्स जो हैं वो यानी बन रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब सेल्स मिल जाते हैं तो उनसे टिश्यूज बन जाते हैं, और इसी तरह से जब टिश्यूज बनते हैं, मल्टीपल टिश्यूज, एक तरह के टिश्यूज ना हो, तो फिर उनसे ऑर्गन्स बनते हैं और फिर ऑर्गन से आगे सिस्टम, जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। 49 है डैश आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या जिन्हें बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है, व्हिच एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस, तो ये एंजाइम्स होते हैं। यानी एंजाइम्स एक तरह हमारे बॉडी का जो एक मेटाबॉलिक सिस्टम है
वो एक्टिवेट हो जाता है या फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो रेबीज इज अ वायरल डिजीज that 99% causes due to बिटिंग बाय डॉग्स। यानी रेबीज एक खास किस्म की बीमारी है जो 99% आमतौर पर तब होती है जब कुत्ता काटता है। तो इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे हाइड्रोफोबिया है जो उसको कहा जाता है। तो जो दूसरा नाम इसका हाइड्रोफोबिया है उसकी क्या माने हैं, फियर ऑफ वाटर। यानी जिसको रेबीज वायरस या जिसको कुत्ता काट लेता है तो फिर उसको पानी से डर लगता है, इसीलिए ये इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रो वाटर को कहा जाता है और फोबिया खौफ को कहा जाता है। यानी ये एक तरह से फियर ऑफ वाटर होता है। और आमतौर पे आप देखते हैं कि ये बड़ा डेंजरस होता है और उसमें अमूमन डेथ हो जाती है। तो कुत्ते के काटे हुए किसी शख्स को पानी आप ना दें, क्योंकि आप पानी देंगे तो वो उससे डरेगा और उसके लिए और मुसीबत हो जाएगी। तो रेबीज जो है वो डॉग के अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में होता है, सिर्फ डॉग्स में नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये बिल्ली के मुंह में पाया जाता है, ये रेट्स में होता है, चमड़े जो है चमगादड़ बेट जिसे कहा जाता है उसमें ये पाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ जानदारों में वायरस पाया जाता है जो कि बड़ा डेंजरस है, लेकिन पर्टिकुलरली डॉग्स में जो है रेबीज जब एक्टिव होता है तो ये बड़ा खतरनाक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज कवर किए सेल और टिश्यू से रिलेटेड, और हमने कुछ जनरल डिजीज जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की। तो आई होप कि आपकी इंफॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे अब आपसे हम इजाज़त लेंगे। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें। साथ में इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो इट्स टाइम टू से यू गुड बाय एंड टेक केयर।